पहले इन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहले क्या है 5% जो किस चीज़ के वो हिस्ट्री के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, एक बार फिर से बता दूँ तो उससे पहले बता दूँ कि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने डाल चुके हैं, तो अगर आपको देखना है उनको जाकर तो देख लीजिए, क्योंकि निश्चित है कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है। तो लिच्छवी दोहित्र के नाम से जिन्हें जाना जाता है उनको किसको कहा जाता था, तो वो कहा जाता था समुद्रगुप्त को। अब देखिए समुद्रगुप्त को जो लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता था या कहाँ पर है, देखिए ये प्रयाग प्रशस्ति में जो उनका अभिलेख मिला है उसमें इन चीज़ को मेंशन किया गया है। लिच्छवी कन्या से उत्पन्न को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी। तो गाइस देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी थी, तो ऑब्वियसली पता होगा। अब यहाँ पे कब करी थी, ये पूछी था 1897 में। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अमर राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसके रचयिता कौन है। तो अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता हैं सभी को पता होगा कि इसके हैं कौन से हैं, वो है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पे इससे ये कुछ फैक्ट देखें तो कहता है कि आनंद मठ से ये लिया गया है और सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन जो हुआ था उसमें इसको गाया गया था। अब उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने करी थी, वो करी थी रहमत उल्ला एम सयानी ने। ये याद रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भैया सिर्फ आपको आंसर बताते हैं, तो लेकिन नहीं, आपको सब चीज़ डिटेल में मिलेगी, तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो इसमें से एक रचना है जो महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, वो देखिए माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की, हरिजन महात्मा गांधी की, हिंद स्वराज महात्मा गांधी रिलेटेड, लेकिन द हॉली फैमिली जो है ये इनसे रिलेटेड नहीं है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी कि हॉली फैमिली किससे रिलेटेड है, वो है आपके कार्ल मार्क्स थे। तो ये इसका याद रखिएगा, ये भी बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ब्रिटेन क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की। तो देखिए ब्रिटिश क्राउन है जो, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त करी थी। तो देखिए 5 का राइट आंसर क्या होगा, 1858 में क्या किया था, जो वहाँ की महारानी थी उन्होंने ये उद्घोषणा करी थी कि शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया जाएगा और जिसमें जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पर ऐलान किया गया था। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। देखिए एक विदुषी हैं जिन्होंने क्या किया था, वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गार्गी। तो यहाँ पे देखिए जो क्या होगा, जो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, वो बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है, ये याद रखिएगा। तो गार्गी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1674 में। इसको भी याद रखिए। तो 1674 में राजधानी जो इनकी थी वो क्या थी, उसमें रायगढ़। तो रायगढ़ में इनकी माता जो थी जीजाबाई, ठीक है, उनके यहाँ उनका उस समय निधन भी हो गया था। तो 1674 में इनका यहाँ पर राज्याभिषेक कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, तो 8 में यहाँ पर अगर देखें कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी थी। देखिए विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा संगम वंश। यानी कि संगम वंश ने विजय वंश की स्थापना करी थी। कब करी थी, 1336 में। ये डेट भी पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। देखिए महमूद गजनी जो थे इन्होंने कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद यहाँ पे जो है वो क्या हुआ था कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इन आक्रमणों का उद्देश्य जो था भारत में स्थायी मुसलमान शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। स्थापना किसने किया, वो गजनवी से चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति तो वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना करी गई और ये कब करी गई थी, ये 1905 में करी गई थी। कहाँ पर करी गई, महाराष्ट्र में करी गई थी, पुणे में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए जो नदी है एक आपकी गंगा नदी को बांग्लादेश में जब प्रवेश होती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पता है आपको, एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है, ये है आपका आसाम में। तो ये भी याद रखिएगा। तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं गाइस।
तो ज्योग्राफी के हम प्रश्न ले रहे हैं। आप कहता है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में। ये तो बहुत ही आसान है। पाक का मतलब क्या है, ये एक जल संधि है। ये मत समझिए कि पाकिस्तान की हम बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये जल संधि पाई जाती है, पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है गाइस, उसका नाम है यांगत्से नदी। यानी यांगत्से नदी कहाँ पर है, चाइना में है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए एशिया की सबसे लंबी पूछा है, अगर पूरी दुनिया की सबसे लंबी पूछता है वो नील नदी होगा, सबसे चौड़ी नदी पूछता है तो वो अमेजन नदी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अब यहाँ पे शुक्र ग्रह को क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कि एल्बिडो पावर होती है, जो खींचने की पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो हीट बहुत ज़्यादा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा वहाँ पर मिलता है, और इसको पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। इसको शाम का तारा या फिर भोर का तारा भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है, अब इकोनॉमिक्स के प्रश्न देखें तो कहता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला कि 1961 से 66, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहली जब पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में चालू करी गई थी, तो यही इसका गलत हो जाएगा। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या गरीबी रेखा पे ध्यान दिया गया था, गरीबों पे ध्यान दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई थी, 1974 से लेकर के 1979 तक चली थी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए, अगला कहता है आपका 17 में कि भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। तो भारत की जो काली मिट्टी है, आपको पता है ये काली मिट्टी जो होती है इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे उपयुक्त किस चीज़ के लिए होती है, ये कपास की फसल के लिए, यानी कपास की फसल जो होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर पंजाब में, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यहाँ पर निम्नलिखित में वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन से, तो सभी को पता होगा कि ये हैं शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जीएसटी क्या है। तो जीएसटी कब चालू हुआ था, 1 जुलाई 1917 में, ठीक है। और ये क्या है, जीएसटी जो है 2017 में चालू हुआ था। तो देखिए जब जीएसटी क्या है, वो एक अप्रत्यक्ष कर, यानी कि ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था। तो देखिए श्रम विभाजन है, उसकी धारणा का समर्थन जो किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए जो श्रम विभाजन है वो किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा, यानी कि ये स्मिथ हो जाएंगे तो इनको क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र के जनक के नाम पे जाना जाता है एडम स्मिथ को। आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आप किस से आएगा, वो आएगा 21 में, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए जो पंचायती राज है, आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन इसी से रिलेटेड था, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति, जो दोनों मेहता समिति हैं इससे रिलेटेड करती हैं। तो क्या होता है, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज का सिद्धांत, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में इसको दिया भी गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित जो गढ़ पूर्ति यानी कि जो कोरम है वो कितना होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि लोकसभा आयोजित, लोकसभा तभी आयोजित करी जा सकती है जब कुल सदस्य जितने भी होंगे उसका 1/10 यहाँ पे अगर प्रेजेंट होंगे, यानी उसका कोरम कहते हैं उसको, तभी इसकी कार्यवाही आगे प्रारंभ होती है। तो इसी को कहा जाता है कोरम, या फिर यहाँ पे या आपकी जो गढ़ पूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है, तो 24 में बोला गया कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया हुआ है। तो ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है अनुच्छेद 36 से 51 तक। और ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है कनाडा से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा के संविधान से जो है आपकी क्या ली गई है, ये आपका लिया गया है। अब यहाँ पे इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, तो आयरलैंड हो जाएगा। तो गाइज आयरलैंड हो जाएगा। कनाडा से क्या लिया गया है, वो लिया गया है संघीय व्यवस्था, ठीक है, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चले,
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संविधान की उद्देशिका जो प्रियम्बल है इसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो गाइस देखिए 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक बार, यानी कि सिर्फ एक बार इसमें जो है संशोधन किया गया। कब किया गया था? 42वां संशोधन, जो मैं आपको बार बार में चीख चीख के बताता हूँ, 1976 में किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था? एक शब्द जोड़ा गया था समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पथनिरपेक्ष और अखंडता, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो देखिए जो व्हाइट लाइट होती है यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों का यहाँ पर मिश्रण होता है। आपको पता है किस तरीके याद करना है? एक वर्ड होता है विबगोर। तो विबगोर से क्या होता है, आपको सातों के 7 वर्ड यहाँ से पता चल जाएगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है, तो 27 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है वो देख लेते हैं। तो 27 में अगर यहाँ पे ध्यान से देखेगा तो इनपुट डिवाइस नहीं है का क्या मतलब होता है, वो आपका हो जाएगा प्लॉटर। तो प्लॉटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो स्कैनर है और जॉयस्टिक है ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक का मतलब जिससे गेम वगैरह कंट्रोल किए जाते हैं। स्कैनर तो आपको पता है, अगर आप स्कैन कराते हैं फोटो वगैरह या फिर फोटोकॉपी कराएंगे तो स्कैन करके आपको निकलता है, तो इनपुट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, फार्मूला तो इसका ये होता है, ठीक है, फार्मूला ये होता है। अब यहाँ पे इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो का प्रयोग जो होता है क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसका कहाँ किया जाता है, जो आपका अशुद्ध जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है और 30 देखें, तो कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो है यकृत, यानी कि लीवर इंग्लिश में अगर बोले तो। लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से भी जाता है, अंग भी है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मनुष्यों का रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो अब ये होता है 120 अपॉन यहाँ पे 80, तो ये होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। तो यही होता है एचजी, इसको यहाँ पे एचजी में मापते हैं, 120 एचजी और 80 एचजी में। तो इसको याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आता है, अब आपका यहाँ पे 30% खत्म हो गया है, तो अब यहाँ पे लेते हैं मैथमेटिक्स के 5%। तो गाइज बता दूं कि ये घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है और यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो बहुत ही विश्वसनीय प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर, तो इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और भी यहाँ पर इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, तो यहाँ पे देखिए 24 तारीख तक आपको सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिए जाएंगे घटना चक्र के, तो यहाँ पर लगातार बने रहिएगा। अब यहाँ पे 31 में क्या कहता है, पहला कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबरी हो जाती है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला कि एक धनात्मक संख्या को मान लेते हैं x, तो हम इसको अगर x मान लेते हैं धनात्मक संख्या को, तो 4 इसमें से कम कर लेंगे, 4 कम करेंगे तो क्या बोला गया है कि 21 का जो व्युत्क्रम है 21 गुना के हो जाएगा, यानी इसका x का व्युत्क्रम 21 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 और यहाँ पे 1/x कर लेंगे, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा ही तो होता है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका फैक्टराइजन विधि से करें या फिर आप किसी भी विधि से इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। जो आपका x की वैल्यू आ जाएगी वो गाइज आपकी आ गई, एक यहाँ पे 7 आ जाएगी। तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू जरूर निकाल लीजिएगा। तो x की वैल्यू 7 आएगी, एक निगेटिव आएगी, निगेटिव हम लेते नहीं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान से प्रश्न आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुना का योग 13/13 है, तो वह भिन्न क्या है। अब यहाँ पे इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर इसको x मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम इसको x मान लिए, इस भिन्न को हमने x माना। अब क्या हो जाएगा, जो भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाएगा 1/x। अब यहाँ पे जिसकी इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, अब देखिए क्या बोला है कि व्युत्क्रम के 4 गुने का योग इतना है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका x/1 प्लस 4/x इज इक्वल टू 13/3, ये इक्वेशन बन गई सिंपल सा। अब इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, वो हो जाएगा आपको सॉल्व करना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आगे चल के क्या निकलेगी, आपकी निकलेगी 4/3, 4/3 आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। इसको भी थोड़ा सा मेहनत करके x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्योंकि पूरा तो मैं बता ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि आपका 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए।
अब यहाँ पे देखिए 1008 है, तो ये तो दिमाग से ही करने वाला है। इसको अगर आप करेंगे, देखिए इसको सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, वैसे आप काट काट के देख लीजिए आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसको करना है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक ये जितना दिया हुआ है 1008 का, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में जो हमारे पेयर बन जाएंगे ना वो कितने हो जाएंगे, तो 2 × 2, ठीक है, 2 × 2, उसके बाद 3 × 3 और ×7। तो ये क्या हो गया, ये इसके पेयर बन जाएंगे। पेयर यहाँ पे बन गया, देखिए ये बन गया। लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं बनना है, तो 7 से भाग देने पर क्या होगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसको याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगला कहता है 34 में कि संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाती है। तो संख्या ए और बी में अनुपात है, तो संख्या ए का 50%, इसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे सिंपल जो कह रहा है वही करना है। तो ए का यहाँ पे करेंगे 50%, यानी कि हम इसको 100 कर सकते हैं। परसेंट का मतलब होता है 100, तो नीचे रखेंगे। और क्या बोला है, बी का 25%, यही तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 25% बढ़ जाती है। अब बी का 25% बोला बढ़ गई। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे पूरा पूरा। आपका देख सकते हैं क्या हो जाएगा, a/2 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा b/4, ठीक है। a/2 हो गया, b/4 हो गया, तो इसको यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a/b क्या आएगा आपका, वो हो जाएगा 1/2। ये हो गया 1/2। तो अनुपात क्या कहता है, अनुपात तो ऊपर ही नीचे रखा जाता है, तो 1:2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि 14 बच्चों का औसत वजन जो है 22 किलोग्राम है। अब यहाँ पे औसत जहाँ पे दिख जाए ना, और का वहाँ पर वो दिया हो, टोटल दिया हो, जैसे 14 बच्चों का दिया है, औसत दिया हो, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल यहाँ पे संख्या निकाल लेते हैं। तो कुल भार इसका कितना हो जाएगा, औसत वजन इतना है, तो कुल कितना हो जाएगा, 14 22 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। अब अध्यापक को अगर एक मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से एक 15 हो जाएगा, 15 को यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको कुल निकालना है बाहर, तो कितना हो जाएगा 345। अब ये 345 हो गया और 308 हो गया। अब पूछेगा क्या कि अध्यापक का वजन कितना है। अब अध्यापक का वजन निकल आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 14 का था, ये 15 का, अध्यापक को मिला के इसमें माइनस कर देंगे, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37 किलोग्राम। तो 37 किलोग्राम आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न था। अगले प्रश्नों की ओर चलें। गए जब 5 प्रश्न आपके आने किसके आने हैं, वो आने हैं हिंदी ग्रामर के पीटी में। तो 36 में अगर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो रात्रि का जो पर्यायवाची नहीं वो देख लेते हो। 36 में अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, समीर। समीर किस चीज़ का, वायु का होता है, तो यही नहीं, बाकी रजनी, विभावरी, निशी, ये सारे के सारे रात्रि के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि मूक का विलोम क्या होता है। मूक का विलोम होता है जो बोल नहीं पाता है। और यहाँ पे जो 37 का राइट आंसर क्या है, वाचाल, यानी कि मुख का जो होता है कम बोलना, वाचाल का मतलब तो बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं, जो मुंहफट होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध हो जाएगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे 38 में अगर ध्यान से देखिए, जो आपका है कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें, तो क्या हो जाएगा, यही शुद्ध है, क्योंकि भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये गलत है। संपूर्ण देश भर में ऐसा छा गई, ये भी गलत है। अब यहाँ पे क्या है, या व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें, ये सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि विदेही वनवास किसकी रचना है। तो विदेही वनवास किसकी रचना है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि हरिऔध की ये रचना है, जो है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास, इसको याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में अगर पूछेगा तो एक प्रश्न डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग किस शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा है वो देख लेते हैं। तो नदी जो है वो बहती है, पानी पिया जाता है, प्यास लगती है, इलायची खाई जाती है। तो पानी यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। तो पुल्लिंग जो है 40 का बी। तो यह वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा, ठीक है। तो पुल्लिंग जो है वो पानी है, क्योंकि पानी पिया जाता है, पानी गिराया जाता है, ठीक है, गिराई नहीं, पानी गिराया जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 हो गए हमारे। अब चलते हैं क्या है, पैसेज। पैसेज में क्या है, आपके इंग्लिश के 5 प्रश्न पूछे जाने हैं गाइज इस पीईटी के एग्जाम में। तो 5 प्रश्न में से सिर्फ आपका पैसेज आना है। पैसेज में हो सकता है पैसेज से ही आपके ग्रामर के 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा होगा नहीं, लेकिन ग्रामर के जो प्रश्न है पैसेज से ही दे सकता है, ऐसा तो उसने कहीं कहा नहीं। अब यहाँ पे ये पैसेज है। अब इस पैसेज को वीडियो पॉज करके आराम से आप पढ़िए,
तो जेनेटिक वेरिएशन इज द यहाँ पे कॉर्नर स्टोन ऑफ इवोल्यूशन है। तो इस पैसेज को वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा आपका। तो उम्मीद है आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है 41 में कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि जो इवोल्यूशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि जो इवोल्यूशन होता है उसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है। तो देखिए जो क्या होता है कि आप जो जो चीज़ें हैं ना, वो जैसे कि पहले बंदर थे हम लोग, फिर यहाँ पे धीरे 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 करके यहाँ पे बुद्धिमान मानव बन गए, यही तो इवोल्यूशन है। क्वेश्चन यही तो हमने पैसेज में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 42 कहा कि सब सहारन अफ्रीका हैज़ लॉस हाउ मनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लिनेज इन 200 ईयर्स, यानी कि बोला कि बहुत सारे जो राइनो हैं, यानी कि जो आपके एक सिंग वाले गैंडे हैं, वो सब लॉस हो गए, यानी कि वो ख़त्म हो गए इवोल्यूशन की वजह से। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा, 44। तो 44 हमने किस में पढ़ा था, पैसेज में ही आपको साफ साफ दिख रहा था, 44 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो देखिए ही डैश आ हीनोइस क्राइम। तो यहाँ पे क्या होगा, 43 का जो राइट आंसर गाइज वो हो जाएगा ए, यानी ही कमिटेड आ हीनोइस क्राइम, यानी कि वो कमिटेड था क्राइम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि बेस्ट एक्सप्रेशन मूवी, यानी जो बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग होगा तो वो क्या होगा, एडमोनिश। एडमोनिश का यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइल्ड। तो एडमोनिश जो है सिनोनिम्स होगा चाइल्ड, तो इसको याद रखिएगा। एडमोनिश का जो मीनिंग होता है वो भी आपको बता, ताकि इससे ज़्यादा याद करने, तो इसका मतलब है डांटना या फिर धिक्कारना। और चाइल्ड का क्या होगा, ये इसका भी मतलब होता है डांटना या फिर बुरा भला कहना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 कहता है कि अट्रैक्ट का अपोजिट मीनिंग। तो अट्रैक्ट का जो और अपोजिट मीनिंग क्या होगा, रिपेल हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना, रिपेल का मतलब होता है कि दूर भगाना, ये चीज़ें हो जाएंगे। नहीं, इससे क्या होता है, आप यहाँ पे तो साफ साफ समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अब क्या कहता है, आपके 5% इसमें रीजनिंग के आएंगे। तो इस प्रैक्टिस में 5% रीजनिंग के हैं। अब इसको देखिए क्या कहता है 46 में कि सबसे पहले क्या क्या क्या, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या होगा। अब अर्थपूर्ण क्रम निकालना है, तो अर्थपूर्ण जो क्रम होगा वो देख लेते हैं। सबसे क्या होगा, आप पहले बाजार जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे सब्जियां लाएंगे, उसके बाद क्या कहेंगे, फिर क्या होगा आपका, ठीक है, बाजार जाएंगे, सब्जियां देखेंगे, फिर खरीदेंगे, उसके बाद क्या होगा, पकाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, भोजन बनेगा। तो इस तरीके से सार्थक क्रम है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 5 2 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 47 में पूछा गया है एक यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है गाइस। तो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न जो है इसको आप अपने अकॉर्डिंग ही कीजिए, क्योंकि इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो बताने में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर मैं इसका बता दे रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो आ जाए प्रिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 48 में बोला गया है कि इसमें से कौन सा विषम है। अब इसमें से विषम कौन है ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें FG में +1 का है, उसके बाद -2 का है। तो F में वहाँ पर +1 जोड़ेंगे तो G हो जाएगा, G में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो यही जो पैटर्न चल रहा है ना C और D में है, लेकिन यहाँ पे B में जो पैटर्न है वो इसमें अलग है। इसमें क्या किया गया, N में +1 तो जोड़ा गया, लेकिन O में जो है -2 नहीं बल्कि +3 कर दिया गया। तो यही यहाँ पे सबसे भिन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे कथन और निष्कर्ष में देखें तो कथन में कहता है कि अनुपस्थित हृदय को स्नेहशील बनाती है। तो अनुपस्थिति हृदय को स्नेहशील बनाती है। तो इसका जो निष्कर्ष क्या हो जाएगा गाइज, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो निष्कर्ष क्या है कि उपस्थित दिल की स्नेहशीलता को कम करती है, ऐसा नहीं है। देखिए कथन में क्या होता है, जो इसमें कहा गया हो सिर्फ उसी को मानना है। जैसे बोल दिया गया कि आधा ग्लास भरा हुआ है, तो आप ये मत समझिएगा कि आधा ग्लास खाली है। सिर्फ जो बोला गया है कि आधा ग्लास भरा हुआ है तो मतलब भरा हुआ है, बाकी आधे में क्या है हमसे कोई मतलब नहीं। तो कथन में क्या बोला कि अनुपस्थिति हृदय को स्नेहशील बनाती है, लेकिन यहाँ पे उपस्थिति अब बोला कि इसका अपोजिट बोल दिया, तो अपोजिट बिल्कुल राइट आंसर हो ही नहीं सकता। तो दो लोगों के बीच की दूरी उन्हें अनुपस्थित व्यक्ति के लिए दर्शाती है। केवल 2 यहाँ पे अनुसरण करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्या कहा 50 में कि सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, तो सभी लैपटॉप क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कंप्यूटर। ठीक है, कम लिख देते हैं यहाँ पर। अब कुछ टैबलेट जो है लैपटॉप है, तो कुछ टैबलेट लैपटॉप है, तो इस तरीके से हम फिगर बना सकते हैं। यहाँ पर ये आपका टैबलेट का,
ठीक है। अब बोला गया कि सभी टैबलेट कंप्यूटर हैं, तो सभी टैबलेट जो कंप्यूटर हैं, यहाँ पर देखिए सभी टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि इसका कुछ ही भाग है, तो ये गलत है। फिर बोला कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, तो यहाँ पे कुछ का भाग तो दिख रहा है, तो ये सही होगा। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, तो कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं। आपको पता है कि सभी लैपटॉप कंप्यूटर तो कुछ तो होंगे ही, ये भी सही है। तो इसका अनुसरण कौन हो जाएगा? दूसरा और तीसरा यहाँ पर अनुसरण सही करता है। अब यहाँ पर रीजनिंग। तो गैस अब देख लेते हैं करंट अफेयर के प्रश्न। दोस्तों 2022 का एकदम अपडेटेड करंट अफेयर मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए करंट अफेयर आपके 10 नंबर के यानी यूपीटीसीपीटी के एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें से आपको बहुत एग्जाम में हेल्प मिलने वाली, बहुत फंसेगा भी। तो कहते हैं कि हाल ही में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अब जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया आसाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने लोक निर्माण सम्मान से किसे सम्मानित किया? ठीक है, अब लोक निर्माण एक सम्मान है जिससे किसको सम्मानित किया गया है, वो हो जाएंगी शारदा सिन्हा। और राज्यपाल कौन सी हैं इस समय? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, कौन है? आनंदीबेन पटेल, ये यूपी की राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का नया एटीएस चीफ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, जो एटीएस चीफ है उत्तर प्रदेश का, वो किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे ये आपके हो जाएंगे संजय मिश्रा। संजय मिश्रा को नया एटीएस चीफ नियुक्त किया गया है, ये यूपी के बने हैं। ठीक है, एटीएस चीफ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 30 में कि 30 मार्च 2022 को किस देश ने 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हाइब्रिड बोर्ड में आयोजित किया? ठीक है, अब 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का जो 30 मार्च को संपन्न हुआ, वो श्रीलंका में संपन्न हुआ। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आर्थिक मंदी से कौन सा देश जूझ रहा है? तो हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं किस राज्य ने हाल ही में 13 नए जिलों का गठन करने की घोषणा करी है? ठीक है, ये कौन सा राज्य है? तो 13 नए जिलों का गठन करने की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का निर्माण हो रहा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। उत्तर प्रदेश की कंडीशन इसलिए पढ़ें क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? ठीक, उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? याद रखेंगे, ये हो जाएंगे आपके सतीश महाना। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम से ये सतीश महाना जो है ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? अब G20 शिखर सम्मेलन, अब G20 शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो G20 शिखर सम्मेलन का जो समन्वयक है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं वर्ष 2026 के अभी राष्ट्रमंडल खेल चल भी रहा है, तो 2026 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और 2022 का कहाँ पे हो रहा है? बर्मिंघम में हो रहा है। ठीक है, बर्मिंघम में हो रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में 2026 का आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? अब भारत के एक विदेश सचिव नियुक्त किए गए, अभी हाल ही का क्वेश्चन ही तो जाए विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा को भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम सही है। करंट के क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इंपॉर्टेंट है, सभी फंसने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह पे चुना किसे गया है? चेक गणराज्य को। कहाँ का है ये अफ्रीका कंटिनेंट का है, तो चेक गणराज्य को चुना गया है। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में से निलंबित कर दिया है। तो याद रखेंगे। तो ये थे हमारे करंट अफेयर के। अब चलते आगे कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रश्नों में क्या है? जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट प्रश्न 10 नंबर का आपका आना है। 71 में कहता है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो गाइस सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो क्या है? तो सभी को पता है रियाल जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि यहाँ पे हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये केरल में है, इसको याद रखिएगा। तो अभी बहुत ही विवाद हुआ था इसमें, ठीक है, कुछ एससी के प्रवेश पर, तो ये इसीलिए चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। सबरीमाला कहाँ पर है? केरल में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है कि कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया? तो कर्म योद्धा ग्रंथ जो है वो किसके जीवन पर लिखा गया? वो लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है। और इसका विमोचन जो किया था वो भी सुन लेते हैं, वो किया था
अमित शाह ने, यानी कि इस पुस्तक को लॉन्च किया था अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, वो हो जाएगा वियना। वियना कहाँ पे, ये ऑस्ट्रिया में है। अब यहाँ पे कब चालू हुआ था, देखिए ये 29 जुलाई 1957 को जो है ये स्टार्ट किया गया था। 29 जुलाई 1957 को जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर जो इस समय इसके महानिदेशक हैं वो राफेल मैरियानो ग्रोसी हैं अर्जेंटीना के। तो ये कौन से हैं, वो राफेल मैरियानो ग्रोसी अर्जेंटीना के। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया कि प्रति वर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सभी को पता होगा कि 65 का राइट आंसर क्या होगा, तो होगा 6, यानी कि टोटल 6 नोबेल पुरस्कार प्राप्त की जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर वर्ष। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है, वो यहाँ पर मनाई जाती है। आप सभी को पता होगा कि मेजर ध्यानचंद जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का सी, यानी कि ध्यानचंद के जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। ये इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि राज्य और उनकी राजधानी का जो सही जोड़ा है। अब राज्य और राजधानी देखिए, अपने भारत में रहते हैं तो राजधानी अपना याद रहना चाहिए। अब बोला गया है इसमें कौन सा इस प्रकार सुमेलित है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें सही जोड़ा बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखिए झारखंड, क्योंकि झारखंड की राजधानी है वो रांची हो जाएगी। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, नागालैंड की राजधानी क्या है, वो कोहिमा हो जाएगी। उत्तराखंड की क्या हो जाएगी, देहरादून हो जाएगी यहाँ पर। और छत्तीसगढ़ की क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रायपुर। तो इस तरीके से दिया हुआ है, इसको मैंने मैच भी करके बता दिया। और झारखंड रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है एक गलत है। तो 68 में अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो गलत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बिहू, यानी कि बिहू जो है कहाँ का, वो आसाम का है। ठीक है, यहाँ बिहार लिखा हुआ तो बिहू आसाम का है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी लावड़ी महाराष्ट्र, भांगड़ा पंजाब, घूमर राजस्थान, ये सारे के साथ सही हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की जो राजधानी है सभी को पता होगा, आपका 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थिम्पू। थिम्पू जो है भूटान की राजधानी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है, 70 में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अब मिलान कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो अमजद अली खान किस चीज़ से संबंधित हैं, वो आपके सरोद से संबंधित है। तो पहले का 2 हो जाएगा। अली हुसैन किससे संबंधित हैं, शहनाई से संबंधित हैं। अब यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है, ये तो सभी को पता होगा कि वो बांसुरी से संबंधित हैं। अल्लाह रखा किससे संबंधित है, तबले से हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। गए 70 प्रश्न हमने कर लिए। अब चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिसको पसंद नहीं आता है वो मत देखे यार। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत है जो फास्ट प्रश्न कराते हैं। तो गाइस देखिए, समय कम बचा है, तो अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ जाकर पढ़िए, जहाँ 2 घंटे में आपको 20 प्रश्न कराए जाते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब भाई जहाँ पे हिंदी के पैसेज बचे हुए हैं, तो हिंदी के पैसेज में देखें तो बोला गया है, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है। तो ये आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसको मैं वीडियो पॉज करके आपको पढ़ा देता हूँ। तो इसको जल्दी से पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरा प्रैक्टिस करने का मतलब तो यही होता है ना कि सारे प्रश्न आप करें, उसके बाद अपना स्कोर देखें। अब यहाँ पे क्या कहता है, इस पूरे पैसेज को आप पढ़िए, वीडियो पॉज कर लीजिए। छोटा सा पैसेज था, 2 मिनट काम का था। 71 में अगर यहाँ पे देखें तो सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है। तो इस पैसेज में जो पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है, तो वो हो जाएगी युद्ध वीरता। युद्ध वीरता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करी गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 72 कहता है कि युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। तो युद्ध वीरता के लिए जो कि प्रकृति अपेक्षित होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए, अभी तो हमने पैसेज में पढ़ा। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएंगे। उसके लिए साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है कि उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। तो उत्कंठापूर्ण आनंद जो है किसके अंतर्गत लिया जाता है। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि उत्साह के अंतर्गत ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 बोला कि साहित्यिक मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद दिए हैं। तो अभी तो हमने पढ़ा इसमें कौन कौन से भेद दिए हुए हैं। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, ये 3 चीज़ें यहाँ पर हमने पढ़ी इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 75 बोला है कि उत्साह के भेद किस आधार पर दिए गए हैं। तो उत्साह के जो भेद हैं वो किस आधार पर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा कष्ट या हानि के भेद के आधार पर उत्साह के भेद दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 76 से 80 के बीच में जो कहता है वो देख लेते हैं। अब इसमें भी कि लघु उद्योग, इन उद्योगों को कहा जाता है। इस तरीके एक पैसेज दिया हुआ, तो वीडियो पॉज करके इस पैसेज को पढ़िए। 2 मिनट का काम है, जल्दी से चलिए।
तो उम्मीद है आपने इस पूरे पैसेज को पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड प्रश्न ले लेते हैं। तो भाई पैसेज बहुत आसान होते हैं, 10 नंबर तो आपको करके ही आने। तो बोला गया है उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। तो किन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है? तो अभी तो हमने पढ़ा 76 का क्या हो जाएगा राइट आंसर ए, यानी कि जो कम साधनों से शुरू किए जाते हैं, यानी कि जो घर पे शुरू करे जाते हैं जिसमें कम साधन होता है, तो उनको लघु उद्योग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 बोला कि मशीनीकरण से तात्पर्य क्या है? तो अभी हमने बोला कि मशीनीकरण क्या होता है? तो होता है मशीनों का अधिक प्रयोग, यानी कि जो आप देखिए हर कोई उद्योग हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें मशीनें ही कार्य करती हैं। इंसान बच्चे ही नहीं हैं, उनके लिए काम नहीं बचा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? तो लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के लिए संदर्भ में गांधी जी की जो धारणा थी वो देख लेते हैं। तो 78 का राइट आंसर क्या जगह डी हो जाएगा, यानी लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, यही तो इसकी धारणा थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 79 कहता है भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ गया? तो भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे 79 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में। देखिए यहाँ पे जो कम पूंजी वाले लोग सोचते हैं इनका जो इन्वेस्टमेंट हो वो कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, यही इंडिया के लोग सोचते हैं ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो 80 में जो कहा गया वो देखें तो बोला गया गद्यांश के अनुसार जो प्रश्रय का है वो शब्द का मतलब क्या होता है? प्रश्रय का जो मतलब होता है वो देख लेते हैं। 80 में बोला गया संरक्षण देना, गांधी जी ने इस उद्योग को संरक्षण दिया था। गाइज 80% में कर लिए। अब क्या है 81 से 85 में आपको यहाँ पर एक जो है पैराग्राफ नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये आपका ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ जो है 2011 से 2016 तक के निश्चित कोचिंग सेंटर में दाखिले के लिए दिया गया। अब ग्राफ के प्रश्न कैसे करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डीआई का पोर्शन है, 20 नंबर का आपके एग्जाम में आना है। तो 20 में से आप सभी लोगों को 20 में 20 करके आना है, क्योंकि बहुत आसान होता है। चलिए आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये पहला आपका ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। इस ग्राफ में क्या बोला गया कि इसमें जो 2011 में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, 2012 में 150, 13 में भी 150 बच्चों ने लिया, 2014 में 250 बच्चों ने। अब इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में बोला गया कि कितने वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिले की संख्या अधिक थी? अब कितने वर्षों में यहाँ पे देखिए दाखिले की संख्या जो अधिक थी। अब यहाँ पे देखिए अगर 2011-12 के पे देखें, यहाँ पे देखिए बढ़ा था, ठीक है। तो ये पहला वर्ष हो गया, यहाँ से काउंट कर लेंगे। तो 81 में अगर यहाँ पे पूरा देख लेते हैं तो 2012, और उसके बाद यहाँ पे जो हो जाएगा 2013, उसके बाद हो जाएगा 2014, 2015। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए ना पूरा सब में तो बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे, तो कुल मिला के जो आपकी संख्या हो जाएगी 2011 से 12, 13 से 14, 14 से 15, तो टोटल क्या 3 जगह पे यहाँ पे बढ़ा। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें तो यहाँ पे कहता है 82 में कि वर्ष 2016 को छोड़ करके वर्ष 2011 के आरंभ के बाद कितने छात्रों ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया? अब 2016 को छोड़ दें तो 11 के आरंभ के बाद, अब 11 के बाद देख लेते हैं। 2016 को हमको काउंट नहीं करना है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है। अब क्या कहता है, अब टोटल यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 लिया गया, फिर 150 लिया गया, फिर 150 लिया गया, फिर 250 लिया गया, फिर 350। टोटल काउंट कर लेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा। इन सबको काउंट करेंगे 1000 आ गया। सिंपल सा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि बहुत आसान से प्रश्न होते हैं भाई ये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में दाखिलों में प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रतिशत में क्या, थोड़ा सा आपको वैसे रत्ती भर परसेंटेज आपको आना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 83 में कहता है कि वर्ष 2013 में छात्रों की दाखिला लेने की संख्या जो कितनी थी वो देख लेते हैं। तो 2013 में कितनी थी? 150 थी, ठीक है, 150 थी। और यहाँ पे 2014 में कितनी थी? वो 250 है। तो 150 250 के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 डिफरेंस को यहाँ पर 150 नीचे रख देंगे, क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं 2014 से। तो इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे इसको काट देंगे। काटने के बाद जो आपका राइट आंसर जाएगा 66.67 राइट आंसर आ जाएगा। 66.67 इसका राइट आंसर आ गया। अब हो गया 83 का डी। अब देख लेते हैं 84 में क्या कहता है कि यदि कोचिंग सेंटर का शुल्क प्रथम 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये है, आगे के 3 वर्षों के लिए 12,000 रुपये है, तो पिछले 6 वर्षों में कोचिंग सेंटर द्वारा एकत्र की गई कुल राशि कितनी है? अब देखिए यहाँ पर पहले 3 वर्ष यानी कि 2011, 12, 13 की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 3 वर्ष जो यहाँ पे रखी गई है वो कितना रखा गया है? वो आपका रखा गया 10,000 शुल्क। तो कितना हो जाएगा? 100, 150, 150, तो टोटल 400 होंगे। 400 को यहाँ पर हम 10,000 से गुणा कर लेंगे। 10 के मान ले, 10 के का मतलब 10,000 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया? ये टोटल आपका जाएगा कितना? 40 लाख हो जाएगा यहाँ पर पहले वाले का। अब अगले 3 वर्षों की बात करें तो अगले 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपको 900 आ जाएगा। अब 900 आ गया तो 900 के
हम क्या करेंगे 12,000, क्योंकि 12,000 थी अगले 3 वर्षों के लिए। टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया 108 लाख। तो 108 लाख और 40 लाख को जोड़ करके कितना हो जाएगा, 1.48 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है कि वर्ष 2011 से 15 तक कोचिंग सेंटर में दाखिले का औसत, अरे भैया औसत पूछा है, कितना आसान सा है। तो 11 से 15 तक के सबको जोड़ लीजिए। तो चलिए 11 से 15 तक को सबको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 100, 150, 150, 250 और 300, 350, तो यहाँ 15 खत्म हो गया ना। सबको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 63, ये माफ़ कीजिएगा 1000 आ गया, 1000 आ गया ना। टोटल यहाँ पे सबको जोड़ने पर 1000 को कितने करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 200 औसत आ गया। भाई बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो 200 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अगला देख लेते हैं। अगले में क्या बोल रहा है कि 86 से लेकर 90 तक का आपको किया गया है एक दंड आरेख। तो दंड आरेख में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, एक निर्यात है एक आयात है। तो निर्यात को यहाँ पे ब्लैक से दर्शाया गया और आयात को यहाँ पर जो है वाइट से दर्शाया गया है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस अगर 86 में अगर ध्यान से देखें तो क्या बोला कि 5 वित्त वर्षों के दौरान निर्यात टन का औसत कितना होगा। तो निर्यात में जो पूछा गया उतना औसत कितना होगा। तो आप अगर ग्राफ में ध्यान से देखें तो 86 में क्या बोला, औसत पूछा गया। तो पहले की वैल्यू कितनी है, पहले साल की। तो यहाँ पर देख लेते हो 638 हो जाएगी, फिर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1256 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1661 हो जाएगी। सारी की सारी वैल्यू आपको ग्राफ में दे रखी है। तो सभी को काउंट कर लीजिए कि 5 वर्षों का पूछा गया है। तो काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6398 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1279.5। ये औसत टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, औसत पूछ ले तो बहुत आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का योगफल सर्वाधिक है। तब निर्यात और आयात का जो योगफल है सर्वाधिक किस में है। तो अभी ध्यान से देखिए 87 में अगर आप देखें तो 2016 और 17 की अगर हम बात कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ें तो 2016 और 17 को अगर हम देखें ध्यान से तो उसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो आपका आता है 3051, यानी कि 3051 आता है टोटल। तो ये सबसे ज़्यादा है ना, यकीन हो तो सबको जोड़ लीजिए। तो 2016-17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 में बोला गया कि 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और कुल निर्यात का अनुपात है। तो कुल आयात और कुल निर्यात का अनुपात पूछा गया 5 वित्त वर्षों का। अब यहाँ पे देखिए कुल आयात कितना है वो अलग काउंट कर लेंगे। तो कुल आयात कितना हो जाएगा, आप सभी लोग ग्राफ में देखते रहिए। तो कुल आयात जो कितना जाएगा, वैल्यू कितनी है 824, वैल्यू तो आपको साफ साफ दिख ही रही है भैया। तो आयात को हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 46 6146 हो गया। अब यहाँ पे कुल निर्यात काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6398। तो अभी हमने इसको काउंट किया था। तो इसको ऊपर नीचे रख के काट देंगे। तो काटने के बाद जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3073, फिर होगा 3199। तो ये इसका राइट आंसर है। इस तरीके से इसका अनुपात भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, तो 89 में बोला गया कि किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। तो आयात प्रतिशत वृद्धि किस में है, चलिए देखते हैं। तो आप अगर उस ग्राफ में ध्यान से देखें तो 79 में अगर आप ध्यान से देखिए 16 और 17 में, 16 और 17 में देखिए तो क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना है आपका आयात, वो है 1513। फिर यहाँ पे कितना है, वो 1137 है। अब यहाँ पे अपॉन में 1137 रखें क्योंकि यहाँ पे पिछले से तुलना कर रहा है। अब यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे आएगी 33.06%। तो 33% लगभग आपका है 2016 और 17 में। तो यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि वित्त वर्ष 2014-15 का निर्यात इसी वर्ष के आयात से कितना % अधिक है, दशमलव तक एक स्थान तक इसका आंसर आएगा, दशमलव में आएगा। तो वित्त वर्ष 2014-15 का निर्यात देखें तो 90 कहता है कि 2015 का निर्यात कितना है, 1256। आप ग्राफ में देखिए तो 1256 है, क्या है आपका निर्यात है। अब आयात देख लेते हैं कितना, आयात आपका यहाँ 1014 है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके डिफरेंस देख लेते हैं, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 242 आ जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस है 242 आ गया। अब यहाँ पे कंपेयर कितने करना है, 1014 से, तो 14 नीचे रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 23.9% आपका राइट आंसर आ जाएगा गाइज। तो यहाँ पे 90% कर लिए गाइज, 10% आपके तालिका के बचते हैं तो वो आप PDF से कर लीजिएगा, ठीक है। PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम पे, नीचे के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे विकास सर हिंदी में लिख के सर्च करिए। तो विकास सर हिंदी में लिख के सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। लगभग 2000 के आसपास वहाँ पर मेंबर हैं, ठीक है। तो उनको आप जल्दी से देख लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए नए प्रैक्टिस के साथ घटना चक्र के। थैंक यू सो मच।